जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंपनियों के बारे में जिनके स्टॉक फिलहाल ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जा चुके हैं और ये तीनों ही कंपनी ब्लू चिप्स कंपनी है और मार्केट कैप से हिसाब से निफ्टी के टॉप 20 कंपनीज में आती हैं। इनमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना अपने आप में बहुत ज़्यादा रेयर हो जाता है। इस वीडियो में मैं तीनों कंपनियों को डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएसआई की। आरएसआई क्या है? आरएसआई एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताता है कि स्टॉक ओवरबोट है या फिर ओवरसोल्ड। अगर आरएसआई 70 के मार्क के ऊपर चले जाता है तो स्टॉक को ओवरबोट माना जाता है और यही आरएसआई अगर 30 के नीचे चले जाता है तो स्टॉक को ओवरसोल्ड माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे कारण होते हैं जब आरएसआई ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चले जाता है और मैं सारे कारण आपको क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो नैनो कैप स्टॉक्स होते हैं, माइक्रो कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं, उनमें ओवरसोल्ड की कैटेगरी में कभी भी चले जाता है आरएसआई और कभी भी ओवरबोट की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन ये ऐसा होना जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं उसमें बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि उनका मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है। उनमें मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला कारण है, जब मार्केट क्रैश करती है तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स ओवरसोल्ड की कैटेगरी में मिलेंगे। और जो सेकंड कारण बनता है वो होता है कई बारी सेक्टर स्पेसिफिक। कई बारी किसी सेक्टर को लेकर मार्केट में बैड न्यूज़ आ जाती है या फिर उस सेक्टर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता, जिसके कारण उस सेक्टर की दिग्गज कंपनियां भी आपको ओवरसोल्ड की कैटेगरी में मिल जाएंगी। और जो तीसरा है वो क्या होता है, कई बार किसी कंपनी स्पेसिफिक कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, उस कंपनी में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है और लोग उसको, इन्वेस्टर उसको बहुत ज़्यादा बेच देते हैं, जिसके कारण वो ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चले जाता है। ये तीनों ही कैटेगरीज में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड की कैटेगरी में जाता है क्वालिटी स्टॉक्स के लिए। सबसे पहला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो कि मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इसका वीकली आरएसआई 22 पर आ गया और पिछले 30 सालों के इतिहास में ऐसा सिर्फ और सिर्फ 3 बार हुआ है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में। एक बार 1996 में हुआ था, दूसरा कोविड-19 2020 में हुआ था और तीसरा अब 2026 में हो रहा है। अब इसके पीछे के कारण को समझ लेते हैं। क्या ऐसे कारण है? क्या ये टेम्परेरी कारण है या फिर कुछ बड़ा इशू है एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में? जो फिलहाल कारण सामने आ रहा है वो है एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन ने अपना रिजाइन दिया और कोई भी कंपनी में कोई भी चेयरमैन रिजाइन कभी भी दे सकता है, लेकिन रिजाइन का कारण बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चेयरमैन ने रिजाइन के लिए जो लेटर दिया उसमें उनका कहना है कि एचडीएफसी बैंक में गलत एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही हैं, जिसके कारण स्टॉक अगले ही दिन 9% तक गिर गया था। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई क्या वो कहना चाहते थे। देखना होगा क्या कुछ बड़ा गड़बड़ पाई जा रही है एचडीएफसी बैंक में। जो अगर तो ऐसा होता है तो ये एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा और पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट और बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक दिग्गज बैंक है। अगर किसी भी कंपनी में मेजर लीडरशिप क्राइसिस होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर मुझे नहीं लगता एज सच कोई इतना बड़ा मेजर इशू देखने को मिलेगा एचडीएफसी जैसे बैंक में, क्योंकि आप देख सकते हो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें आपको प्रमोटर जीरो देखने को मिलेंगे। अगर प्रमोटर जीरो, इसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी बर्बाद हो गई। इसमें आप देख सकते हो एफआईआई की 47% की होल्डिंग है, डीआईएस की 37% की होल्डिंग है। जो मेजरली चंक एचडीएफसी बैंक में ओन करते हैं वो एफआईआई और डीआईज हैं और पब्लिक के पास मात्र 15% की होल्डिंग है। ये बैंक प्रोफेशनली मैनेज्ड बैंक है, इसमें कोई एक प्रमोटर नहीं है। मुझे नहीं लगता एज सच लॉन्ग टर्म में इतनी बड़ी कोई बात होनी चाहिए। अगर जल्दी आरबीआई को इस पर बयान भी सामने आ सकता है अगर कुछ ऐसी गड़बड़ हुई, क्योंकि इतनी देर तक कोई बयान आरबीआई का नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता एज सच कोई ऐसी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाए जिसके कारण एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक क्रैश कर जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एचडीएफसी बैंक के स्टॉक ने मात्र 7% के रिटर्न दिए हैं। इसका मतलब अगर आप एफडी में पैसा लगाते एचडीएफसी बैंक की तो आपके ज्यादा रिटर्न बन जाते। कई बार दिग्गज कंपनियों में ऐसा होता है, वो कई साल आपको रिटर्न नहीं देती, बट जब देती है तो वो छप्पड़ फाड़ के देती हैं। नेक्स्ट और की ओर बढ़ जाते हैं जो कि है टीसीएस। टीसीएस जैसे कि पता आईटी में लीडर है। इसका आईटी सेक्टर में क्योंकि स्लो डाउन है और टीसीएस का जो आरएसआई है वो 2008 के लेवल पर आ गया, जो जैसे कि आपको पता है 2008 में निफ्टी 60% तक गिर गया था फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते। तब जो इतना टीसीएस का आरएसआई था उस लेवल पर टीसीएस का आरएसआई आ चुका है। और टीसीएस कंपनी के स्टॉक के इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 बार हुआ कि टीसीएस का आरएसआई 25 के नीचे गया। ये टेम्परेरी कारणों के चलते हैं, क्योंकि पूरे सेक्टर में स्लो डाउन है और ऐसा टीसीएस के बिजनेस को लेकर कोई टीसीएस की कंपनी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं टीसीएस की बैलेंस शीट तो आप देख सकते हो टीसीएस के पास कितने रिजर्व है। 1,06,000 करोड़ के रिजर्व और वही टीसीएस की बोरिंग तो मात्र 10,000 करोड़ की और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 2200 करोड़ का। टीसीएस के पास इतने बड़े रिजर्व है, ये छोटी मोटे स्टार्टअप एआई स्टार्टअप को तो ऐसे ही खरीद सकते हैं। और ये जो इसमें इतनी ज्यादा गिरावट आ रही है आईटी में उसका कारण एआई है। इनके पास अगर इतना पैसा है तो ये छोटे मोटे स्टार्टअप को वैसे भी खरीद सकते हैं। और जितनी भी इंडियन आईटी कंपनीज है अब अपने बिजनेस को आईटी एआई की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। देखना होगा कितना जल्दी वो शिफ्ट करती है और रेवेन्यू में उसका असर कितना देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता ऐसा आईटी कंपनी को इतनी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि इनके पास बढ़िया एक्सपर्टीज है, बढ़िया लोग काम करते हैं और ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, सरकारी कंपनियां नहीं जहां पर कुछ होने वाला नहीं है। इनको अगर देखेगा कि इनकी बिजनेस खत्म हो रहा है तो इनको बहुत जल्दी से शिफ्ट करना होगा, क्योंकि
जहाँ यहाँ पर जो लोग काम करते हैं वो रिज़र्वेशन से नहीं आए, उनको कोई परमानेंट कोटा नहीं मिला हुआ कि चाहे वो काम करें ना करें उनको तनख्वाह मिलती रहेगी, तो सरकारी कंपनियाँ नहीं है ये। तो मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में एज़ सच इन कंपनियों को ये कोई बड़ी दिक्कत होने वाली है। सो आप देख सकते हो जो टीसीएस का पीई है वो मात्र 17 का रह गया। इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी का 17 का पीई होना अपने आप में बहुत हैरानी वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसकी आरओसीई, आरओई सब कुछ बढ़िया और ये डिविडेंड भी देता है अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा 2.5-3% का। बस क्योंकि अब आईटी का टाइम बुरा चल रहा है जिसके कारण टीसीएस की भी पिटाई हो रही है, और इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको ऐसा कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ नहीं देखने को मिलेगी। प्रमोटर के पास 70+% की होल्डिंग है, और वही जो एफआईएज है और डीएज है वो भी अच्छी खासी होल्डिंग लेके बैठे हैं, और पब्लिक के पास तो मात्र 5% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही कम हो जाती है। सो नेक्स्ट टॉप को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आईटीसी। सो ये भी ओवरसोल्ड की कैटेगरी में चलेगा, और इसका तो बहुत ही रेयर केस बन जाता है, क्योंकि इसकी आरएसआई तो फिलहाल वीकली 17 पर आ रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी भी स्टॉक की 17 पर अगर आरएसआई आ जाए। सो ऐसा भी आईटीसी के स्टॉक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही हुआ। एक हुआ था 1995 में, दूसरा कोविड के टाइम 2020 में, और तीसरा 2026 में। सो आईटीसी जैसी कंपनी का इतना ज़्यादा गिरना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आईटीसी तो कैश जनरेटिंग मशीन है, इसको करना ही क्या है, इसको तो मतलब सिगरेटें बेचनी है, एफएमजीजी बिजनेस है इनका। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर कोई कल को मतलब बहुत बड़ा रिस्क है, कोई एआई आ गया, कुछ ऐसा आ गया। सो इनका तो वो वाला भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आईटी में तो चलो एआई की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसमें तो ऐसा वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप इसका पीई भी देख सकते हो, 18 का पीई है, और इसको एफएमजीजी कैटेगरी में गिना जाता है। सो अगर आप एफएमजीजी स्टॉक्स की पीई देखो, वो जाते हैं 50 के 60 के मल्टीपल्स देता है मार्केट उसे। सो अगर आप इसकी डिविडेंड यील्ड भी देखो, वो भी 5% के आसपास चल रही है। सो इतना बढ़िया डिविडेंड भी देता है, आरओई आरओसी सब कुछ बढ़िया। तो गिरावट का कारण मात्र एक ही है कि जो इंडिया ने अब सिगरेट पर टैक्स बढ़ा दिया, उसके कारण आईटीसी के स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बट मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म में ऐसा बहुत बड़ा इशू बनेगा, क्योंकि अगर आप देखो ना, सिगरेट का बिजनेस है ना जो आईटीसी के रेवेन्यू में 40 to 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बट प्रॉफिट में 60 से 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ये बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है। और वहीं एफएमसीजी बिजनेस 25 से 27% ही रेवेन्यू में कॉन्ट्रीब्यूट करता, और प्रॉफिट में मात्र 15 से 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। सो आप जितनी भी कैटेगरीज, क्योंकि एफएमसी जो आईटीसी कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं। सो आप देख सकते हो सभी बिजनेसेस के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन, सो सबसे ज्यादा किसी की कंट्रीब्यूशन है वो सिगरेट की है। सो सिगरेट में कल को कुछ भी ऊपर नीचे आता है, तो उसके कारण आईटीसी के स्टॉक में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सो आप देख सकते हो जो सिगरेट के प्राइसेस पिछले 5 सालों में बहुत कम बढ़े थे। 22 में तो बिल्कुल 2020 में सिगरेट के प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं बढ़े, और 21 और 23 में मार्जिनली बढ़े थे, लेकिन 25 और 26 में टैक्स बढ़ने के कारण सिगरेट के प्राइसेस में बहुत ज्यादा जंप देखने को मिली है। बट मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी के बिजनेस पर ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है आईटीसी का बिजनेस इससे इंपैक्ट हो, वॉल्यूम गिरे, जिसके कारण आईटीसी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिले। बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो सिगरेट पीता है वो सिगरेट पीता ही रहेगा, 1-2 रुपए बढ़ने से वो सिगरेट पीना छोड़ नहीं देगा। और सिगरेट तो ऐसी चीज है, इससे प्राइस बढ़ने से आपको कोई धरने पर भी नहीं बैठेगा, ये भी नहीं होगा कि दुकानें बंद हो गई या फिर कोई कर्फ्यू लग गया, कुछ नहीं होने वाला। ये बस थोड़े 1-2 क्वार्टर्स की बात है, उसके बाद एवरीथिंग नॉर्मल हो जाएगा, और आईटीसी भी सारा टैक्स बर्डन कंज्यूमर पर पास ऑन कर देगा, और इसका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी बढ़िया हो जाएगा। और आईटीसी आगे अपने बिजनेस को ग्रोथ के लेकर भी बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। तो आईटीसी के जो सीईओ संजीव पुरी, उनका कहना है, उन्होंने कमिट किया 20,000 करोड़ का केपेक्स एफएमसीजी बिजनेस में करने के लिए, टेक के बिजनेस में करने के लिए। सो ये आईटीसी अपने बिजनेस को ग्रोथ को लेकर सोच रहा है। सो अगर यहाँ से आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है, अगर आईटीसी अपना एफएमजी बिजनेस को डीमर्ज कर देता है, जैसे उसने होटल बिजनेस को किया, तो यहाँ से आईटीसी के शेयर के प्राइसेस बढ़ने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि उससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। क्योंकि जो मार्केट है एफएमसीजी बिजनेस को बहुत ज्यादा वैल्यूएशन देता है एज कंपेयर टू आईटीसी वैल्यूएशन, क्योंकि आईटीसी का क्योंकि अभी फिलहाल जो मेजर प्रॉफिट आता है वो सिगरेट बिजनेस से आता है, उसके कारण थोड़ा सा मार्केट को डर बना रहता है, कल को सरकार कुछ घटिया लॉ ना ला दे, ज्यादा टैक्स ना बढ़ा दे, जिसके कारण आईटीसी को कम वैल्यूएशन मिलती है। सो इसका भी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें भी आपको प्रमोटर जीरो मिलेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। सो इसमें आप देख सकते हो एफआईआईडीएस के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, और पब्लिक के पास मात्र 15% की होल्डिंग है। सो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो ऐसी 3 कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं, ये दिग्गज कंपनियां। सो जब भी इन कंपनीज में आपको ओवरसोल्ड की कैटेगरी में आरएसआई मिले, तो रिस्क रिवॉर्ड आपकी फेवर में हो जाता है। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, क्योंकि बाजार में इतनी गिरावट चल रही है, तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको इन स्टॉक्स में और ज्यादा गिरावट देखने को मिले, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपने वॉच लिस्ट में इन जैसे स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट चलता है इमोशनल, लोग इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट के हिसाब से नहीं चलते, वो कंपनी के बिजनेस के हिसाब से, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से चलते हैं। सो लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता है इन तीनों कंपनी में ऐसा कोई बड़ा इशू होने वाला है। सो लास्ट में मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि वॉरेन बफेट जी ने कहा है
बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, क्योंकि ये दिग्गज कंपनी इतनी सस्ती वैल्यूएशंस पर आपको आज के टाइम पर मिल रही हैं और लोग कुछ टाइम पहले तक दुआ करते थे कि हमें इतने सस्ते लेवल पर कोई स्टॉक मिल जाए, बट अब जब ये स्टॉक्स आपको इतने सस्ते पर मिल रहे हैं तो कोई लेना नहीं चाहता, क्योंकि बाजार में पैनिक है। सो ऐसा ही होता है जब बाजार में गिरावट होती है तो इतने सस्ते वैल्यूएशन पर आपको चीजें मिल रही होती हैं तो आपको लगता है कि मार्केट तो यहाँ से तबाह हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी भी मार्केट जीरो होने नहीं वाला। सो अगर आपका विजन लंबा है 5 सालों का, 10 सालों का, तो आपको इन क्वालिटी स्टॉक्स पर इस रेयर वैल्यूएशन पर फोकस करना चाहिए, अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड करना चाहिए। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट में जरूर बताना आप में से इन तीनों में से कोई स्टॉक आपके पास है या नहीं। जय हिंद।